Hello everyone, in this video we are going to discuss question answers and book exercise of lesson 1 of unit 1 of class 7th Purvi book, and the name of the unit is Learning Together. The name of the lesson is The Day the River Spoke. और यहाँ पर हमने जानवी नाम की एक लड़की की कहानी देखी जो कि एक नदी के किनारे बैठकर रो रही थी, और जब नदी ने उसे पूछा तो उसने बताया कि उसके पेरेंट्स उसे स्कूल नहीं भेज रहे हैं, इसलिए उसे बड़ा दुख हो रहा है। नदी उसे सजेस्ट करती है कि चुपके से स्कूल में चली जाओ, शायद मास्टर जी कुछ हेल्प कर दे। तो मास्टर जी उसके घर आते हैं और फाइनली उसके पेरेंट्स उसको स्कूल जाना अलाउ कर देते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी। लेट अस डिस्कस। इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम में जानवी की क्वेश्चंस हैं और दूसरे कॉलम में रिवर के आंसर्स हैं। तो ये एक टेबल हमें कंप्लीट करनी है। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आंसर्स हैं, हमें टेबल को कंप्लीट करना है। Why the moon always comes from behind the hills? जानवी ने पूछा था कि चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से क्यों आता है, नॉट द अदर वे, किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आता। The moon goes down towards the sea. रिवर ने कहा कि चांद नीचे समुद्र की तरफ जाता है। It always takes the same way. ये वही रास्ता अपनाता है हर बार। Over the mountains, पहाड़ियों के ऊपर से, down to the sea like me, नीचे की तरफ, समुद्र की तरफ, बिल्कुल मेरी तरह। लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। ये बात रिवर ने कही थी कि लड़कियां उतना ही अच्छा कर सकती हैं जितना कि छोटे लड़के। और कब कही थी? जब जानवी ने पूछा था कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। जब रिवर ने कहा कि एक ही काम है जो तुम कर सकती हो, तो उसने पूछा कैन आई डू समथिंग, और उसके आंसर में रिवर ने ये कहा था big boats so big that they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night. बड़ी नाव इतनी बड़ी कि उसमें सैकड़ों लोगों को ले जाया जा सकता है और वो समुद्र में तैरती हैं और इतनी उनके अंदर लाइट्स होती हैं जो सारी रात चमकती रहती हैं। ये बात रिवर ने कब कही थी? जब जानवी ने पूछा था व्हाट आर शिप्स। उसे नहीं पता कि शिप्स क्या होते हैं, तो जानवी ने पूछा शिप्स क्या होते हैं, तब रिवर ने बताया था। Will they come here? क्या शिप्स यहाँ आएंगे? I'm afraid not, too large you know. तो रिवर ने जवाब दिया था मुझे नहीं लगता क्योंकि वो बहुत ही बड़े होते। Let us think and reflect. यहाँ हमें एक पैसेज गिवन है और उस पैसेज के बेसिस पर हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। और पैसेज क्या है? यू शुडंट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन। आवाज बोलती रही कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, जब तुम हर रोज मुझे मिलने आती रही हो। शी वॉज पजल्ड, वो पजल्ड थी, कंफ्यूज थी। इट वॉज सच ए वॉइस लाइक द रिवर, नदी जैसी आवाज थी। इट कुडंट बी द रिवर, ये नदी नहीं हो सकती। वेल टेल मी all about it, said the river, for it was the river. Well, मुझे इस बारे में सब कुछ बताओ, नदी ने कहा, क्योंकि ये नदी ही थी। I've got to hurry to reach the sea, मुझे जल्दी से समुद्र की तरफ जाना है, you know, तो तुम जल्दी से बता दो। Complete the sentence with the correct option from those given in the bracket. सेंटेंस को कंप्लीट करना है। The tone of the river in the given extract is assuring or sympathizing. अब इस एक्सट्रैक्ट में जो टोन ऑफ रिवर है वो एश्योरिंग है कि सिंपैथाइजिंग है। जब वो कहती है यू शुडंट क्राई, यू नो, तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे शायद सिंपैथाइजिंग है, लेकिन बाद में जब वो कहती है एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, तो ये उसका एश्योरिंग टोन है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। तो वी थिंक इट इज एश्योरिंग। Select a phrase from the extract which shows that Janvi was a frequent visitor to the spot. एक्सट्रैक्ट में से हमें वो फ्रेज निकालना है जो ये बताए कि जानवी वहां की फ्रीक्वेंट विजिटर थी। फ्रीक्वेंट मतलब जो बार बार हो, विजिटर मतलब आने वाला, और स्पॉट मतलब प्लेस। तो जानवी उस जगह पर अक्सर आया करती थी, ये बात बताने वाला फ्रेज क्या है? व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर एवरी डे। रिवर ने जो ये लाइन कही है, ये लाइन इंडिकेट करती कि शी वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू द स्पॉट। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, इट कुडंट बी द रिवर एक्सप्रेसेस। ये जो लाइन है कि इट कुडंट बी द रिवर, इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, तो इससे क्या पता चलता है? एक्साइटमेंट, क्या उतावलापन दिख रहा है? हेजिटेशन, हिचकिचाहट लग रही है? इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट लग रही है? या डिसबिलीफ, अविश्वास लग रहा है? तो यहाँ पर राइटर का टोन हमें कौन सा लग रहा है? डिसबिलीफ वाला। डिसबिलीफ मतलब जिसपे विश्वास ना हो,
जब वो कहते हैं इट कुडंट बी द रिवर, तब ये टोन डिसबिलीफ वाला लग रहा है. Choose 3 qualities of the river highlighted in the extract from the words in the box given below. बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गुण रिवर में होता है. फर्स्ट, अफेक्शनेट. इस स्टोरी के हिसाब से रिवर अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मतलब जो स्नेही हो, किसी दूसरे के लिए प्यार जताए. फॉरगिविंग, माफ करने वाला. थॉटफुल, विचारशील. इम्पेशेंट, अधीर, जिसको जरा भी पेशेंस नहीं है, तसल्ली नहीं है. काइंड हार्टेड, दयालु हृदय. तो इसमें से कौन से 3 वर्ड्स हैं जो रिवर की क्वालिटीज दिखाते हैं इस स्टोरी में? इट वॉज अफेक्शनेट. अफेक्शनेट है तभी वो जानवी की कहानी सुनना चाहती है. थॉटफुल, विचारशील है तभी चीजें बता भी रही है उसको. और काइंड हार्टेड, दयालु है, और हालांकि उसे समुद्र की तरफ जाने की जल्दी है लेकिन फिर भी जानवी की बात को सुनती है. कैन आई डू समथिंग? आस्क जानवी. वेल, इट्स अप टू यू. जानवी ने पूछा क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, और रिवर ने क्या कहा, ये तुम पर निर्भर करता है. सेड द रिवर, सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज. और रिवर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां उतना ही अच्छा कर सकती है जितना कि लड़के, क्योंकि लड़कियां भी उतना ही तेज तैरती हैं जितनी तेज लड़के. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what is going on. तुम एक बार चुपके से स्कूल चली जाओ और वहां जाकर चुपचाप से सुन लेना क्या किया जा रहा है. And maybe the teacher will let you stay. और हो सकता है टीचर तुम्हें वहां पर रहने दे. I couldn't, gasped जानवी. जानवी घबरा गई, उसकी सांस अटक गई कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती. They would scare me, they would chase me out. वो मुझे डराएंगे, वो मेरी खदेड़ देंगे. Complete the sentence with an appropriate reason. Reason बताइए इसका. According to the river, there was no difference between girls and boys because river के मुताबिक लड़कियों और लड़कों में कोई अंतर नहीं होता. क्यों? क्योंकि little girls swim as fast as little boys. छोटी लड़कियां भी उतना ही तेज तैरती हैं जितना कि लड़के. Identify whether the following statement is true or false. ट्रू और फॉल्स बताना है. द रिवर एनकरेजेस जानवी टू हैव फेथ इन हरसेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल. रिवर ने एनकरेज किया जानवी को उसकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, स्कूल जाने के लिए. क्या ऐसा हुआ था? यस, इट्स ट्रू. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. व्हेन द रिवर सजेस्ट दैट जानवी शुड स्लिप अलोंग, इट मीन्स दैट शी शुड मूव. जब रिवर ने सजेस्ट किया कि जानवी को स्लिप अलोंग करना चाहिए, तो स्लिप अलोंग का मतलब क्या है? क्विकली, तेजी से, कैजुअली, यूं ही घूमते फिरते, क्वाइटली, चुपके से, या कॉन्फिडेंटली, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ. तो स्लिप अलोंग का मीनिंग क्या था? दैट वाज क्वाइटली, चुपके से चली जाए. व्हाट इज द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज आई कुडंट टेल अस? ये जो फ्रेज रिपीट हुआ है, जानवी बोलती है आई कुडंट, तो ये क्या दिखाता है? It shows that Janvi was shocked and scared of the idea of going to school without permission. ये दिखाता है कि जानवी शॉक्ड थी और स्केयर्ड थी, डरी हुई थी इस बात से, इस आइडिया से कि वो बिना परमिशन लिए ही चुपके से स्कूल चली जाए. Now answer the following questions. Why does the writer describe different aspects of nature in great detail at the beginning of the story? कहानी के स्टार्टिंग में राइटर ने इतने सारे नेचर के एस्पेक्ट्स के बारे में क्यों बताया है? Why do you think the writer does this? क्यों किया उसने ऐसा, आपको क्या लगता है? The writer describes the different aspects of nature in great detail at the beginning of the story. कहानी की शुरुआत में प्रकृति के अलग अलग रूपों को बहुत डिटेल में बताया है. टू क्रिएट आवर इंटरेस्ट इन जानवी, ताकि हमारा इंटरेस्ट बन सके जानवी में, हर सराउंडिंग्स, उसके आसपास की चीजों में, एंड हर स्टोरी, और उसकी कहानी में. नाउ हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी? रिवर को जानवी के बारे में इतना कुछ कैसे पता था? रिवर न्यू सो मच अबाउट जानवी बिकॉज शी विजिटेड द रिवर डेली. क्योंकि वो रोज नदी पर आती थी, इसलिए रिवर को उसके बारे में बहुत कुछ पता था. Janvi says
And I'm so old now, they'll never let me go. What can you infer about Janvi and the school from this line? जानवी कहती है कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे. इस लाइन से आपको जानवी और उसके स्कूल के बारे में क्या पता चलता है? It shows that जानवी is old enough to go to school. इससे पता चलता है कि जानवी इतनी बड़ी हो गई है कि उसे स्कूल अब तक चले जाना चाहिए था. Why did the river laugh when Janvi said she would be scared at school? रिवर क्यों हंसी जब जानवी ने कहा कि उसे स्कूल में डर लगेगा? The river laughed when Janvi said she would be scared at school because she was quite brave. नदी इसलिए हंसी क्योंकि उसने देखा था कि जानवी बहुत ब्रेव है. She was not afraid of the green lizard. उसे हरी छिपकली से डर नहीं लग रहा था. द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प में जो स्नेक था उससे भी डर नहीं लग रहा था. और द बिग रैटलिंग ट्रेन, और उसे बड़ी खड़खड़ करती हुई शोर मचाती हुई आती हुई ट्रेन से भी डर नहीं लगता था. तो इसीलिए रिवर को हंसी आई कि स्कूल में जाने में डर लग रहा है, इन सारी चीजों से तो डर नहीं लग रहा जो कि नॉर्मल बच्चों को डराती है. नॉर्मली सारे बच्चों को डराती हैं, उनमें से किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा, स्कूल जाने से डर लग रहा है. Why should Janvi follow the river's advice? जानवी को रिवर की एडवाइस क्यों फॉलो करनी चाहिए? Janvi should follow the river's advice because this was the only way left for her to get her desire of going to school fulfilled. उसको इसलिए माननी चाहिए क्योंकि यही एक तरीका बचा था उसके पास अपने स्कूल जाने की इच्छा को पूरा करने के लिए. How does the conversation between Janvi and the river make the story more appealing? जानवी और रिवर के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो स्टोरी को अपीलिंग कैसे बनाता है, कैसे हमें वो स्टोरी सच्ची लगने लगती है. The river has been presented as a character in the story. इस स्टोरी में एक्चुअली रिवर को एक कैरेक्टर के रूप में दर्शाया गया है, एक इंसान की तरह, एक कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है. The river understands Janvi's problem and advises her to go to school secretly. नदी उसकी प्रॉब्लम को समझती है और समझने के बाद उसे सलाह भी देती है कि उसे चुपके से स्कूल में चले जाना चाहिए. This makes the story more appealing to the readers. और इससे ये स्टोरी रीडर्स को more appealing लगने लग जाती है, ज्यादा सच्ची लगने लग जाती है. What is the main message that the writer intends to convey? राइटर इस स्टोरी के माध्यम से क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? द राइटर वॉन्ट्स टू कन्वे दैट वी शुड प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन. राइटर ये कन्वे करते हैं कि हमें गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए. एंड मेक देम ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, और हमें लड़कियों को बहादुर और आत्मविश्वास से पूर्ण बनाना चाहिए. तो ये सारी चीजें राइटर चाहता है इस स्टोरी के थ्रू, इसके थ्रू यही मैसेज उसने दिया है. Let us learn. You have learned the naming words are called nouns and only proper nouns begin with a capital letter. तो आप लोगों को पता है कि नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, किसी भी चीज का नाम जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं. और नाउन में भी किसी का प्रॉपर नाम जो है उसको हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं और उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं. Why has the author used a capital letter for the river? ऑथर ने रिवर के लिए कैपिटल लेटर क्यों यूज किया है? इवन व्हेन इट इज ए कॉमन नाउन, क्योंकि रिवर तो कॉमन नाउन होती है और कॉमन नाउन का इनिशियल कैपिटल नहीं होता, प्रॉपर नाउन का ही होता है. तो यहाँ पर राइटर ने रिवर का आर कैपिटल क्यों लगाया है? क्लू दिया है, हैज द रिवर बीन गिवन क्वालिटीज ऑफ ए ह्यूमन. क्या इंसानों के गुण दिए गए उसको? तो आंसर क्या बनेगा? द राइटर हैज प्रेजेंटेड द रिवर एज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी. राइटर ने रिवर को एक कैरेक्टर की तरह दिखाया है इस कहानी में. द रिवर लिसन्स टू जानवीज प्रॉब्लम. रिवर जानवी की प्रॉब्लम को सुनती है एंड एडवाइजेस हर लाइक ए ह्यूमन बीइंग, और उसे इंसानों की तरह एडवाइस करती है, सलाह देती है. सो द राइटर हैज यूज्ड ए कैपिटल लेटर फॉर द रिवर, और इसीलिए राइटर ने रिवर के लिए एक कैपिटल लेटर का यूज किया है, यानी कि उसको नाम बना दिया है रिवर का. There are few words related to sound in the text. टेक्स्ट में कुछ साउंड वर्ड्स का यूज किया गया है, और pick the words from the text, write them next to the correct definition. यहाँ पर हमें कुछ definitions दी गई हैं, यानी मीनिंग्स दिए गए हैं
वर्ड्स के, और उसके लिए कौन सा वर्ड आना चाहिए वो हमें बताना है। मेड अ हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड, बहुत ज्यादा पिच वाला, बहुत तीखा साउंड, उसको क्या कहेंगे? श्रीक्ड। बहुत तीखा साउंड अगर कोई पैदा कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, उसको बोलेंगे श्रीक्ड। टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग, अगर लिक्विड किसी चीज पर गिर रहा है और उससे कोई आवाज आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्प्लैश्ड। स्प्लैश्ड, लिक्विड गिरने को स्प्लैश्ड। आंसू की बूंद गिरी थी जानवी के नदी के अंदर, तो वो स्प्लैश्ड वर्ड यूज हुआ था। अ लो कॉन्टिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइस, पीछे से धीमे धीमे आवाज आती रहे, कोई बोलता रहे, तो दैट इज मरमरिंग। अब रिवर की साउंड भी मरमरिंग हो सकती है, अगर क्लासरूम में कोई बच्चे बातें कर रहे हैं तो भी मरमरिंग साउंड आएगा। क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गास्प्स, क्राई मीन्स रोना, और रोना कैसे? लाउड, बड़ी जोर ऊंची आवाज में, अनकंट्रोलेबल, जिन्हें रोका ना जा सके, इस तरह की गास्प्स के साथ रोना इज सॉबिंग। सॉब, रोते रोते सिसकियां लेना, ऐसे करके सिसकियां लेना, दैट इज सॉब। टू मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, सॉफ्ट सा पेपर या लीव्स का जो साउंड होगा उसे क्या कहेंगे? दैट इज रसलिंग। रसलिंग, पेड़ों पर जो पत्ते होते हैं, जब हवा चलती है तो वो क्या करते हैं? सरसराते हैं, और ये सरसराने के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है रसलिंग। टू गेट शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज, पेन और शॉक, हैरानी, दर्द या शॉक की वजह से एक सांस अटक जाना, उसको क्या कहते हैं? दैट इज गैस्प्ड। शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूअस शॉर्ट शार्प साउंड, शेक करना किसी चीज का, किस लिए? और इस तरह से शेक करना, हिलना इस तरह से कि लगातार शॉर्ट और शार्प साउंड आता रहे, छोटा छोटा और तेज आवाज आए, जैसे खट 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 खट, दैट इज रैटलिंग। ट्रेन की आवाज है रैटलिंग इसमें। मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, जब बहुत ज्यादा शोर आ रहा हो तो दैट इज नॉइसी। मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस, एक बहुत ऊंची आवाज में रोना, यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस, किसी दर्द या दुख की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड वेलिंग। तो ये हमारे वो वर्ड्स हुए जिनके मीनिंग्स इन्होंने हमें दिए गए थे। अब हमें एक पैसेज गिवन है और इस पैसेज को हमें उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए फिल करना है। ये जो वर्ड्स हमने पिछली एक्सरसाइज में भरे थे उन वर्ड्स को हमें यहाँ पर यूज करना है। द क्लासरूम ग्रू डैश एज द स्टूडेंट्स नोटिस द टीचर कैरिंग द आंसर पेपर्स। तो क्लासरूम ग्रू क्या हुआ होगा? नॉइजी, शोर मचने लगा क्लास में जब बच्चों ने नोटिस किया कि टीचर आंसर पेपर्स लेकर आई हैं। एज द टीचर टर्न द पेजेस विद ए रसल, जैसे ही उन पेजेस को टीचर ने टर्न करना शुरू किया, जैसे ही उन शीट्स को पलटना शुरू किया, द चिल्ड्रन गैस्प्ड वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड, बच्चों की सांस अटक गई ये सोचते हुए कि पता नहीं टीचर ने क्या कमेंट्स लिखे होंगे। समवन वेल्ड इन फ्रस्ट्रेशन, कोई तो ऊंची आवाज में रो रहा था, फ्रस्ट्रेशन में, दुखी होके, बहुत ज्यादा ऊंची में भी नहीं पर कंप्लेंट कर रहे थे। एंड द डैश ऑफ द स्टूडेंट्स, मर्मरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीली इंक्रीज्ड, तो धीरे धीरे जब वो टीचर पेजेस को टर्न कर रही थी तो क्या हुआ, बच्चों ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और फिर वो मर्मरिंग की जो साउंड थी, जो धीरे धीरे बोलने की साउंड थी, वो बढ़ती चली गई। शायद आप लोगों ने अपनी क्लासरूम में भी ये ऑब्जर्व किया होगा। फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस द स्टूडेंट्स श्रीक विद एक्साइटमेंट। फाइनली जब टीचर ने उन बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए प्रेज किया तो सारे बच्चे खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाने लगे, श्रीक। नाउ द वर्ड कैटामरन इज यूज्ड इन द टेक्स्ट। कैटामरन यूज हुआ है रिवर के में तैरने वाली बोट्स के लिए। द वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम तमिल लैंग्वेज कट्टुमारम
मीनिंग टाइड वुड। तो ये वर्ड कैटामैरन जो है कट्टू मारम से बना है, जिसका मतलब होता है टाइड वुड। अब इन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और इन वर्ड्स के हमें कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं इंग्लिश में उनको लेना है और फिर इनका मीनिंग क्या होता है ये बताना है। नाउ फर्स्ट वर्ड है कर्मा, जो संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है गुड और बैड इफेक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। कोई भी काम करने का अच्छा या बुरा परिणाम जो होता है वो तो हमें भुगतना ही पड़ता है। इट इज ऑफन सेड कर्मा हिट्स बैक, जो किया है वो भुगतोगे। सेकेंड इज साहिब, पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है और ये एक टर्म ऑफ रिस्पेक्ट होती है, सम्मान सूचक शब्द होता है जो कि किसी भले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चटनी सबको पता है, हिंदी से लिया गया है। स्पाइसी कॉन्डिमेंट मेड फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स। फ्रूट, वेजिटेबल या हर्ब से बना हुआ चटनी होती है। गुरु संस्कृत वर्ड है, एक टीचर या स्पिरिचुअल गाइड के लिए यूज किया जाता है। वरांडा हिंदी वर्ड है जो कि पोर्च या बालकनी के लिए इस्तेमाल होता है। और जंगल भी हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है ए डेंस फॉरेस्ट यानी घना जंगल। एरिका मलयालम लैंग्वेज से लिया गया है और ये एक तरह का पाम ट्री होता है, बड़े पत्तों वाला पेड़ होता है जो कि बीटल नट्स यानी पान सुपारी देता है। पैलंक्विन हिंदी लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है एक कवर्ड एंड कर्टेन काउच, कवर्ड और कर्टेन काउच कैरिड ऑन पोल्स, जिसे कि पोल्स पर ले जाया जाए बाय मैन, लोगों के द्वारा। फॉर्मली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इंपॉर्टेंट पर्सन, पहले राजा रानियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो दैट इज, ये हमारी पैलंक्विन है जिसे कहार लेकर जा रहे हैं। तो दिस इज पैलंक्विन। नाउ चंदू द फिशरमैन हैज अ कैटामैरन दैट द रिवर प्रेफर्ड टू ए शिप। अब कहानी में हमने देखा चंदू के पास एक कैटामैरन है जिसको वो कहते हैं रिवर की, वो शिप से ज्यादा अच्छा लगता है उसको क्योंकि वो वहां पर है। गिवन बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। कुछ बोट्स दी गई हैं जो अलग अलग पार्ट्स में इस्तेमाल होती हैं। पहला देखिए, इस टाइप की जो बोट होती है उसको कैनो कहते हैं और कैटामैरन जिसकी बात हो रही थी वो ये फट्टों वाला बोट है। देन एक इस तरीके का बोट होता है जिसको कोरैकल कहते हैं और देन शिकारा भी होता है। विच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन, किसमें आप ट्रैवल करना चाहेंगे? तो मैं तो आई वुड लाइक टू ट्रैवल इन ए शिकारा, शिकारा में ट्रैवल करना पसंद करूंगी बिकॉज इट सीम्स टू बी कंफर्टेबल, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे ये कंफर्टेबल है, इसमें आराम से बैठ जाएंगे एंड ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल भी है, देखने में भी सुंदर है, तो इसी में ट्रैवल करना पसंद करूंगी। आप किसी और बोट का नाम लेना चाहते हैं तो यू कैन टॉक अबाउट दैट। जैसे कैनो में आपको एडवेंचरस स्पिरिट आएगी और कोरैकल में रोमांटिक फील आ सकता है और कैटामैरन में भी एडवेंचरस फील आएगा। विच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन, ये तो हमने बता दिया। मेक अ कलरफुल ड्राइंग ऑफ अ बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन, आपको बोट बनानी है जो कि जिसमें आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ये कुछ इस तरह की इमेज आप ड्रॉ कर सकते हैं या आप कोई दूसरी इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन वर्ड्स रिलेटेड टू वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्ड्स पर बेस्ड ये हमें क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करना है। अब ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है अ लार्ज वेसल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर्स बाय सी। अक्रॉस में आ रहा है बड़ा सा वेसल जो कि सामान को या पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस्तेमाल होता है। तो पहला वर्ड यहाँ पर अक्रॉस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ शिप। Then second word, a small vessel for traveling on water typically propelled by oars, sails or an engine. छोटा वेसल है जो कि ओर्स, सेल्स या इंजन से चलता है। तो सेकेंड वर्ड देखिए आप अक्रॉस में, तो ये क्या है यहाँ पर BOAT, बोट। देन अ फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस वाटर। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर जो कि वाटर पे ट्रैवल करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड वर्ड देखिए, थर्ड वन इज
raft. Then a boat or ship driven by steam. steam से चलने वाला बोट या शिप जो है उसको क्या कहेंगे? दैट इज स्टीमर. Then a small light narrow boat pointed at both ends and moved using a paddle. तो pointed narrow boat कौन सी हो सकती है? फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ वन सी से नेम शुरू हो रहा है एंड दैट इज कैनो. अभी हमने इमेज देखी थी इसकी. देन अ बोट विद ए पावरफुल इंजन which can change direction easily is used to pull large ships into and out of port. पोर्ट के अंदर और बाहर ले जाने के लिए शिप्स को जिसका यूज किया जाता है दैट इज टग बोट. ये टग बोट होती है. अ बोट with sails and sometimes an engine used for either racing or traveling for pleasure rhymes with caught. तो ये क्या होगा? दैट इज YACHT, yacht. So we have talked about these water vessels, water transports, जो कि इस क्रॉसवर्ड पजल में हमने फीड किए. रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट. टेक्स्ट में से कुछ लाइन दी गई है उसको पढ़ते हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स देखते हैं. शी गोज डाउन टूवर्ड्स द सी. I've seen her. She always takes the same way over the mountains. Mountains के ऊपर and down to the sea like me. तो ये सब क्या है? ये prepositions हैं. और prepositions क्या होते हैं? Prepositions are words that indicate the relationship between nouns or pronouns. ऐसे words होते हैं जो nouns या pronouns के बीच में relationship को show करते हैं. And other elements, और उसके साथ की sentence में दूसरे जो elements हैं उनसे भी relationship को show करते हैं. They show direction. वो डायरेक्शन शो करते हैं. लोकेशन बताते हैं कोई चीज कहाँ पर है. टाइम भी बताती हैं कई बार लॉजिकल रिलेशनशिप बताती हैं बिटवीन आइडियाज के बीच में. तो आपने देखा होगा कि हमारी जो पूर्वी बुक है 6th क्लास की थी या 7th की आई है, इनमें हमें बीच बीच में ग्रामर के टॉपिक्स भी बड़े डिटेल में बड़े अच्छे से बताए गए हैं. तो जैसे अभी हम यहाँ पर प्रीपोजिशंस के बारे में बात कर रहे हैं. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस गिवन विद इन द ब्रैकेट्स. जानवी टेक्स द रिवर्स एडवाइस एंड गोज टू स्कूल. नदी की एडवाइस लेती है और स्कूल जाती है. ऑन हर फर्स्ट डे, पहले दिन क्या होता है उसके साथ? एट स्कूल. फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में. जानवी स्टूड नर्वसली आउटसाइड द गेट. गेट के बाहर खड़ी थी. क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर, बैग पकड़ा हुआ था. द बेल रैंग एंड शी हरेड थ्रू द बसलिंग क्लासरूम. बसलिंग मीन्स चहल पहल वाला, जिसमें बच्चे घूम रहे थे. उस क्लासरूम के अंदर वो घुस गए. शी फाउंड अ सीट बिटवीन टू फ्रेंडली क्लासमेट्स. दो फ्रेंडली क्लासमेट्स लगे, उनके बीच में उसे जगह मिल गई. द टीचर ग्रीटेड देम वार्मली एंड स्टार्टेड द लेसन. टीचर ने आके उन्हें वार्मली ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग किया और फिर लेसन शुरू किया. और लेसन किसके बारे में था? अबाउट नंबर्स. नंबर्स के बारे में था. जानवी लिसन्ड अटेंटिवली. जानवी ने ध्यान से सुना. फीलिंग एक्साइटेड, वो एक्साइटेड फील कर रही थी. किसके बारे में? अबाउट द न्यू एडवेंचर अहेड. जो नया एक्सपीरियंस वो लेने वाली थी उसके बारे में. नाउ रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट. अब टेक्स्ट में से कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं. अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट. ये लाइन हमारी स्टार्टिंग में थी कि स्वेप्ट डाउन, नीचे आया. वर्ड्स लाइक ऑन, ऑफ, अप, डाउन कैन फंक्शन बोथ एज preposition एंड एज एडवर्ब. ये वर्ड्स एक्चुअली ऐसे वर्ड्स हैं जो preposition भी हो सकते हैं और एडवर्ब्स भी हो सकते हैं. कैसे? preposition का फंक्शन होता है कि वो हमें दो नाउन, प्रोनाउन या और दूसरे वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है. जबकि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को या
दूसरे एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का, यानी उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जब हम देखते हैं तो शी रैन अप द स्टेयर्स, तो यहाँ पर शी गई है कहाँ पर, अप द स्टेयर्स। अब प्रेपोजिशन के बाद नाउन लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है। शी रैंग मी अप, उसने मुझे कॉल किया। अब यहाँ पर प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद एडवर्ब है, रिंग के लिए अप यूज किया गया है, तो ये एडवर्ब है। रैंग मी अप, मुझे उठाया नहीं ऊपर, बल्कि घंटी बजाई, फोन की घंटी बजाई। तो इस तरह से ये वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं। रिमेंबर, अ प्रेपोजिशन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो जहां भी प्रेपोजिशन लगी होगी, जहां भी ये वर्ड प्रेपोजिशन होंगे, वहां पर उनके पीछे एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा। वेयर एज एन एडवर्ब विल टेल यू मोर अबाउट द एक्शन, जबकि एडवर्ब जो है वो कुछ और बात बता रही होगी, किसके बारे में, वर्ब के बारे में या एक्शन के बारे में। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, और जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो वर्ड हमने यूज किया वो प्रीपोजिशन है या फिर एडवर्ब है। द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले से दिया गया है, तो मतलब यहाँ पर जो हमने प्रीपोजिशन ऑन लगाई वो एक्चुअली प्रीपोजिशन है। द चिल्ड्रन प्लेड डैश अंटिल डार्क। अब यहाँ पर प्लेड आउटसाइड, कहाँ खेल रहे थे, बाहर खेल रहे थे, तो ये कहां पर प्ले हुआ इसके बारे में बताया, आउटसाइड ने एडवर्ब है। शी क्विकली रैन डैश द पार्क, तो इनटू द पार्क, पार्क के अंदर चली गई, तो पार्क यानी नाउन फॉलो हो रहा है। द हेलीकॉप्टर वॉज हावरिंग ओवर, ऊपर हावर कर रहा था। हावर करना मतलब क्या होगा, हवा में मंडरा रहा था। वी वर जस्ट वॉकिंग स्लोली चैटिंग, हम चल रहे थे, कैसे चल रहे थे, स्लोली, धीरे से चल रहे थे, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, एडवर्ब। आफ्टर थॉरोली वाइपिंग हिज शूज ही स्टेप्ड इनसाइड, अपने शूज साफ करने के बाद वो अंदर आ गया। तो मैट पर आप शूज साफ करके आते हैं ना, ताकि घर में अंदर गंदगी ना हो, ऐसे ही वो भी गया। शी ड्रोव स्लोली अराउंड द शार्प कर्व, तो तेज जो घुमाव था उसके पास से उसने धीरे से गाड़ी घुमाई, तो ड्रोव स्लोली अराउंड, तो यहाँ पर कहां पर, द शार्प कर्व, तो शार्प कर्व फॉलो कर रहा है, तो ये प्रपोजिशन है। ही प्लेस्ड द कीज अंडर द मैट, तो अगेन नाउन फॉलो कर रहा है, तो प्रपोजिशन है। तो विद दिस आई होप कि आपको पता लगा होगा कि कैसे ये सेम वर्ड्स प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों का काम कर सकते हैं, और कहां पर एडवर्ब है वो कहां पर प्रीपोजिशन है, ये हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, ये भी अब आपको समझ आ गया होगा। जहां पर ऑब्जेक्ट बाद में लगेगा वहां पर प्रीपोजिशन है, और जहां पर वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, वहां पर एडवर्ब। सो विद दिस we come to the end of this book exercise of lesson 1 of first lesson of first unit of Purvi book of class 7th, और I hope कि you enjoyed the lesson and you understood the whole exercise very well. If you did, then please like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye bye.